ये आपका घर है। उसने घर को शौक़ से देखा और वो उस घर को पहचान गई थी। तभी उसकी आँखों में अब शौक़ की जगह हल्का-हल्का खौफ़ था। जैसे देखकर उस शख़्स को बुरा लग रहा था। उसने कल्ब का रुख अपनी तरफ किया था, जो नासमझी से नज़रें से चेहरे पर टकाए उसे देखने लगी। तुम जब एसल एडम की पनाह में हो, तब तुम्हारी आँखों में मैं खौफ़ न देखूँ कल्ब। तुम्हें खौफ़-ज़दा करने का हक़ एसल एडम खुद को भी नहीं देता। ये तुम्हारा अंदर वाले शौहर का मामला है। उसने उसके कंधों पर दबाव बढ़ाते एक-एक लफ्ज़ पर दबाव देते जुमले अदा किए थे, तो वो सर ज़ोर से अस्पात में हिला गई। वो धीरे से मुस्कुराया। तुम घर देख लो, मैं अभी आता हूँ। धीरे से झुकते उसके गाल पर सुलगते लब रखते उस शख़्स ने धीरे से बियर उसके गाल पर रगड़ गई थी। वो पीछे को एक कदम उठा गई। जब उसने माथे पर बल पड़े, उसने सख्ती से उसकी कमर में हाथ डालते उसे खुद की तरफ खींचा। दूर नहीं जाना कल्ब, दिल धड़कना छोड़ देगा तो इंसान मर जाता है मेरी जान। उसने शिद्दत से उसकी कमर पर गिरफ्त सख्त करते उसके गाल पर दांत काटे थे। कल्ब ने बेसाख्ता हाथ उसके कंधे पर रखा और वो धीरे से मुस्कुराते साइड पर हुआ। आप वो गहरा सांस भर गई। उस शख्स का ज़रा सा लम्स उसे तपते सहरा में खड़ा करने के मुतरादिफ था, बहुत ज़्यादा। वो हाथ पीछे ले जाते सर को खम देते दाद वसूल कर गया, जैसे जानता हो कि वो क्या कहने वाली थी। और वो ऐसा ही था, वो वही जुमला दोहराने वाली थी। उसकी हरकत पर कल्ब ने खफकी से उसे घूरा था, तो वो आईब्रो अचकाते मस्मराइज़ करती मुस्कुराहट लबों पर लाए ऊपर की जानिब बढ़ गया। एसल एडम, आपने जो कहा था वो सच था। मैं क्रॉस चेक करवाया है। फैज़ी ने हाथ पीछे बांधे नज़रें ज़मीन पर गाड़े मुअद्दबाना लहजे में कहा और उसकी बात पर कुर्सी पर बैठे उस शख्स ने सगार का गहरा कश लिया। दोबारा ऐसी बेवकूफ़ी मत करना फैज़ी। मैं माफिया तक को सौमो सलात पढ़कर नहीं पढ़ता ना, यहाँ ऐसी नेकबाज शख्सियत बसती है कि यहाँ नेक काम किए जाएं। माफिया मतलब जंग और जंग में कोई रिश्तेदारी नहीं होती। उसने सगार बुझा डाली और उसके लफ्ज़ों में गहरी संजीदगी थी। वो कुर्सी से खड़ा हुआ और उसके कमरे के बाहर कदमों की छाप सुनाई दी। आपका भाई ही है, अपने किसी आदमी के थ्रू ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन दे रहा था आपकी टेकिंग की, और शायद जल्द ही वो आपका पर्दा भी फाश कर दे। क्या आपने इसलिए उसकी ज़ुबान जला दी? फैज़ी ने गर्दन में मज़ीद झुकाई और उसने सवाल पूछ रहा था और ऐसे एडम उससे सवाल पूछने का हक़ किसी को नहीं देता। मैंने उसकी ज़ुबान जलाई क्योंकि उसने मेरी बीवी के खिलाफ बकवास की थी, और अपनी बीवी के आगे ये अंदर वाला शौहर किसी की नहीं सुनता, ऐसे एडम की भी नहीं। उसने भारी कदम उठाते दरवाजे की जानिब लिए और उसकी आवाज़ में सर्दपन था। मैंने उसे मौत से बदतर सज़ा दी क्योंकि मेरी लिस्ट में धोखे का सिर्फ एक ही मतलब है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो दरवाजे के बिल्कुल करीब खड़ा हुआ था और उसके भारी कदमों की छाप पर बाहर से भी कदमों की छाप उपड़ी, जो बिल्कुल दरवाजे के साथ थी। वो धीरे से मुस्कुराया। उसने थोड़ी देर पहले यावर आलम को एक बदतरीन सज़ा दी थी। उसने ना सिर्फ उसकी ज़ुबान जलाई थी, बल्कि उसकी जली ज़ुबान पर तेज़ाब फेंका था, और वो अगले 2 दिन तक हर 5 मिनट बाद ऐसा करने का हुक्म दे चुका था। और मैंने उसे मौत इसलिए दी क्योंकि वो मेरा छोटा भाई था। माफिया में रिश्तेदारी नहीं होती, ये उसकी दी गई मेरी आखिरी राय थी, और इसने मेरी उसकी होटल से निकला तो मेरे बीवी की हिफाजत की थी, इसलिए ये आखिरी बार था। उसने एकदम दरवाज़ा खोला तो एक नर्म और नाजुक वजूद अंदर की जानिब आया, और उसने तेज़ी से हाथ आगे बढ़ाए और उसके बाजुओं में गिरते-गिरते संभली थी। एसल एडम ने आंखें छोटी की। मैं तुम्हें हमेशा संभाल लूँगा। अपनी बाहों में उसके वजूद को देखते उसके लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट उभरी थी, जो आंखें नीचे सांस तक रोककर सेटल हो गई थी, और उसकी बात पर आंख खोलकर उसे देखा। जिन हाथों ने गन संभाली है वो अब बीवी को संभाल रही हैं। कैसा ज़माना है। फैज़ी ने कान की लू मसलते ठंडी आह भरते आवाज़ हत्ता इल्मुकान कम की थी, लेकिन ऐसा एडम ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। ऐसा एडम, मैं चलता हूँ। वो तेज़ी से बाहर निकल गया था। उसने कल को अपने साथ लगाते उसे आंखें छोटी करते घूरा, और जो सर झुकाई उंगलियां मसल रही थी। उसने कदम आगे बढ़ाते दरवाज़ा बंद किया और उसके लबों पर यकदम मुस्कुराहट उभर आई। बॉस क्या कर रहे हैं अंदर? काशी ने फैज़ी को बाहर निकालते देखकर सवाल किया, तो उसने सीढ़ियों के पार बंद दरवाजे को देखा। ओटावा को नचाने वाला अब खुद नाचने के बारे में सोच रहा है। फैज़ी ने कंधे अचकाते कदम आगे बढ़ा लिए, जबकि काशी ने उसे घूर कर देखा। तुम जासूसी कर रही थी मेरी? सोफ़े की तरफ कदम बढ़ाते उसने उसके झुके सर को देखा, जो खुद भी कदम उठाते टेबल के पार सोफ़े पर बैठ गई थी। आप इतना भी हुस्न जमाल नहीं रखते, नज़र रखे आप पर हम। उसने मुंह बनाते जवाब दिया, जबकि मेज़ के पार उस शख्स का मुंह खुल गया। उसने तेज़ तरार जवाब पर वो उसे देखता रह गया। ये वही लड़की थी जो उसे 4 साल पहले मिली थी। बहुत बोलने नहीं लग गई तुम? टांग पर टांग चढ़ाते उसने आईब्रो चढ़ाकर पूछा। सवाब वाली मोहब्बत से रोशनास करवाना पड़ेगा
लगेगा अब तुम्हें। उसने लबों पर ज़ुबान फेरते, इस बात में सर हिलाते जैसे कुछ सोचते, उसकी तरफ चमकती तसल्सुम ज़दा नज़रों से देखा और उसकी नज़रों के सहर के चलते वो पज़ल हो गई। नहीं, वो सब आपको ऐसे एडम क्यों बोल रहे हैं? उसका क्या मतलब है? मुकाबिल शख्स की नज़रों से घबराते उस लड़की ने बात फ़ौरन बदल दी और उसकी चालाकी पर वो ज़ेरे लब मुस्कुराया। एसेल एडम तुर्क लफ्ज़ है जिसके मायने है शरीफ आदमी। उसने उस लड़की की तरफ देखते जवाब दिया। नज़रें उसके चेहरे के तासुरात में उलझ कर रह गईं। उसने फड़फड़ानी लबों पर जमी थीं। तौबा इस्तग़फ़ार, ला हौला वला कुव्वता, इसका मतलब है वो लोग तब से झूठ बोल रहे हैं। उसने तेज़ी से कानों को हाथ लगाते अजनबे से उस शख्स की तरफ देखा जो उसके अंदाज़ पर बस साक़त नज़रों से उसे देख रहा था। क्या मतलब मैं शरीफ नहीं हूँ? वो सोफ़े से खड़ा होते कदम उसकी जानिब ले गया, जो उसे उठते देखकर फ़ौरन सोफ़े से खड़ी हुई थी। वो वहाँ से भागने की तैयारी में थी जब उस शख्स ने तेज़ी से उस तक पहुँचते फुर्ती से उसकी कमर में हाथ डालते उसे सोफ़े पर गिराते खुद उसके वजूद पर गिरा। शरीफ नहीं हूँ मैं, अब अपनी बीवी का कहा तो मुझे मानना पड़ेगा ना। घरेलू बंदा हूँ। उसकी लरज़ती पलकों की जंबिश पर उसने शख्स की आंखों में उसकी पलकों की लर्जिश में खो गई थी। उसने धीरे से मुकाबिल शख्स के कंधे पर हाथ रखते उसे दूर करना चाहा। जब उस शख्स के दूसरे हाथ की पुश से उसकी गर्दन को धीरे से सहलाया, कल्ब का इस कंधे पर दोहरा हाथ लर्ज़ उठा था। उसकी आंखें जैसे साकित होती ऊपर उठती उस शख्स के चेहरे पर ठहर गईं। सवाब वाली मोहब्बत चाहिए मुझे। धीरे से उसकी जानिब झुकते उसने आध खुली भोजल आंखों से उसके लबों पर नज़रें जमाई मदम गमगीन लहजे में कहा, वो हालत थक गई, तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती। उसका लरजता हाथ अपने कंधे से हटाते उसने अपने भारी मजबूत हाथ में लेते लबों को लगाया था। उसकी सनसनी सी उस लड़की के वजूद में उतर आई। हमें आपसे मोहब्बत है। उसके घाल यकदम दहक उठे थे और उसके इजहार पर उसने अनाबी लब मुस्कुराहट में ढले। उसने धीरे से झुकते उसकी गर्दन पर लब रखे। वो मस्मराइज हो रहा था। आंखें यकदम बोझल हुईं। तो दूर क्यों भाग रही थी? करीब रहा करो, थोड़ा सवाब कमाते हैं, वो शरारत से बोला था। उसके लबों के किनारे पर डिंपल गहरा हुआ और उसकी बात पर वो आंखें ज़ोर से मीच गई। उसके लब फड़फड़ाते हलक सूख गया। हम मोहब्बत करते हैं लेकिन ऐसी वैसी वो सवाब वाली नहीं। उसका लहजा कब घबरा गया था। वो उठना चाहती थी जब उस शख्स ने उसके दोनों हाथ की गिरफ्त में लेते इतनी पन कर दिया कि वो अपना वज़न उसके वजूद पर बढ़ा गया। उसका सांस बंद होने को था। लेकिन मुझे तो अपनी बीवी से सवाब की पूरी पूरी उम्मीद है। भला मैं जल्लाद हूँ जो तुम्हें गुनाहगार मारूँ? उसने अपना गाल उसके आगे करते चमकती शरारत भरी आंखों समेत अपना जुमला मुकम्मल किया। वह शरीर हो रहा था। कल्ब ने मासूमियत से उसके गाल को देखा। तुम मुझे गुनाहगार मारोगी लेकिन मैं इतना जालिम नहीं हूँ कि तुम्हें सवाब कमाने का मौका ना दूँ। वो लब दबाए गोया हुआ था और उसकी सब्ज़ आंखें शरारत से तर थीं जबकि लहजा फसूं खेज़ था। कल्ब ने लब काटते उसकी गिरफ्त से हाथ आज़ाद करवाने की कोशिश की थी, जिस पर उसकी गिरफ्त कल्ब के हाथों पर मज़ीद सख्त हुई थी। शोहर का हुक्म मानना अच्छी बात होती है कल्ब बसीर। उसने घाल वैसे ही आगे करते ज़रा सी आंखें तिरछी करते उसे जैसे बहुत पते की बात बताई हो और कल्ब ने आंखें बड़ी करते उसे देखा। उसका दिल तेज़ी से धड़कना शुरू हो गया था। ज़रा सा चेहरा ऊपर उठाते उसने नाजुक फड़फड़ाते लब उसके गाल पर रखे थे। उसने नर्म लम्स पर वो ज़ेरे लब मुस्कुराया। अब हट जाओ। अपने बिखरते सांस को संभालते उसने मुंह फुलाए उसे खुद से दूर करने का चाहा था। असीर ने गर्दन सीधी करते उसे देखा। ये तो एक कतरा सवाब का था। उसके आध खुले लबों को अंगूठे से सहलाते उसने दाएं आंख विंग की थी और उसकी नरम गर्म लम्स पर वो जी जान से कांप उठी थी। नज़रें उसके वजीहा चेहरे पर साकित हुई थीं। अंदर वाला शोहर सवाबी मोहब्बत के मामले में ज़रा वसी दिल का है। उसने चेहरा उसके चेहरे के नज़दीक करते एक हाथ उसके दोनों नाजुक हाथों को जकड़ते सख्ती से उसके लबों को अपने लब से मस किया। वो सख्ती से आंखें मीच गई। उसके बालों में चेहरा छुपाए उसने गहरा सांस भरा और मुकाबिल लड़की की सांसों को बेतरतीब कर दिया था। आंखें झटक दी थीं। असीर, उसने लफ्ज़ लड़खड़ाते उठे और जब एक शिद्दत भर लम्स अपनी गर्दन पर महसूस किया तो उसका दिल हथेलियों में धड़कता हुआ जबकि दूसरी तरफ उसके ख़वार नज़रों में समेट कर गर्दन उठाकर उसे देखा। असीर, एसेल एडम बोलो। उसके कान के करीब चेहरा ले जाते उसने बहुत धीरे से भारी बोझल गमगीन लहजे में ख्वाहिश जाहिर की थी। उसके लब उस लड़की के कान की लोगों से मस करते। हम झूठ नहीं बोलेंगे। उसने मुश्किल अपना एक हाथ उसकी करीब से आज़ाद करवाते उसके कंधे पर रखते नफ़ी में सर हिलाया। वो धीरे से हंसा। अच्छी बात है, इस वक्त वाकई शरीफ हरकत नहीं करूँगा। उसने चमकती आंखों से लबों पर मुस्कुराहट खींची और उसके कान को की लू को लबों से धीरे से काटा था।
तुम जिस दिन एसएलएडएम के हवाले हुई उस दिन तुम्हारी जान अजाब से गुजरेगी, मेरी जान शिद्दतों से हमकनार होंगे। उसने ऊपर उठते उसके माथे पर बोसा दिया और उसकी बात पर वो लब दबाई मुस्कुराहट रोक गई। और यहाँ वो दिन कभी नहीं आएगा। उसके लबों को मुस्कुराहट रोकते देखकर वो एक आईब्रो उठाए उसे देखने लगा। शराफत रास ही नहीं है ना अंदर वाले शोहर को, ना शोहर के ना उसके दिल को। वो उसके लबों पर शिद्दत से झुका और उसकी सांसों को अपनी सांसों में उलझाते उसने उस लड़की को अपनी मोहब्बत की शिद्दत से हल्का सा रोशनास करवाया था। वो सांस तक नहीं ले पा रही थी जबकि वो यूं से अपने काबिज होता उसे मुकम्मल अपनी कैद में ले गया था और उसकी शिद्दत भरे लम्स पर तड़प उठी थी जबकि वो यूं ही बेखुद सा उसके लबों को झुका खुद को सैराब कर रहा था। वो कितने लोगों को ब्लॉक करे, वो कितने लोगों को ब्लॉक करे। दरवाजे पर होती बेल से वो ख़यालात की तसलसल से बाहर निकली थी। हाँ, वो जो शख्स चला गया था वो तब से उसके बारे में सोच रही थी। वो जानती थी कि अब उस सब का कोई मतलब नहीं है, लेकिन सोच पर भी कोई कभी कभार किसी का इख्तियार तो नहीं होता भला। उसे बुरा लगा था उसका यूं झुके कंधों से चले जाना। उसे अफसोस हुआ था। वो गहरी सांस खारिज करते सोफे पर उठी। जो चीज़ नसीब में ना हो उसके बारे में सोच कर आप बस खुद को जहनी तकलीफ ही से दो चार करवाते हैं। जब नसीब में का पता है वो नसीब में क्यों नहीं, क्योंकि अल्लाह ने बेहतरीन प्लान किया है अपने बंदे के लिए। बस वो मुकर्ररा वक्त पर बंदे को उस बात का एहसास दिलाता है और फिर बंदा भूल उठता है। बेशक मेरा खुदा बेहतर जानने वाला है। लाउंज पार करते उसने खाली जहन से दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही वो एक पल को हैरान हुई थी उस शख्स को सामने देखकर। तुम यहाँ? उसने हैरत से दरवाजे का हैंडल पकड़ते उसे देखा जो सामने ही आंखों पर ग्लासेस लगाए बड़े मसरूफ़ से अंदाज में खड़ा था। तुम नहीं आप। उसने कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ देखते कुछ वक्त देखा और संजीदगी से उस जुमले की तस्दीक की थी। वो डाली और वो लब बींच गई। सर, आपको मेरे घर का पता कैसे दिया? आंखें एक पल बंद करते वो वापस खोलते उसने जैसे खुद को पुरसकून करते हुए सवाल किया था। मुसाफिर हो तुम? मेरी ज़ाती मुसाफिर? तुम्हें तलाश ना कर पाऊँ ऐसा रास्ता तो नहीं हूँ मैं। उसकी तरफ देखते उस शख्स को की काली आंखें मसमराइज हुई चमक उठी। उसने आईब्रो उठाकर या तो यमन वहीद बस 2 लम्हे से उसे देखती रही। जल्दी नक्शा ठीक करके अपना बाहर आओ, हमें निकलना है। उसने सर था पैर उसको देखते इस्तेहज़ा नज़रों से उसकी सलवट ज़दा कपड़ों को देखते कहा। यमन ने उसकी नज़रों को महसूस करते एक नज़र अपनी तरफ देखा। वो ठंडी सांसें खारिज करती पलट गई। उसका मूड बुरी तरह ख़राब हुआ था और उसके लफ्ज़ नक्शा पर अटकी हुई थी। सुनो, यूं मुंह उठाकर दरवाज़ा मत खोला करो। ज़ुबान है ना, उसका इस्तेमाल करते हैं। पहले पूछा करो कौन है, या तुम्हें हर कोई मेरी तरह शरीफ व नफीस आदमी नहीं मिलेगा। उसकी आवाज़ पर यमनी एकदम पलट कर उसे देखा जबकि उसकी आखिरी बात पर उसकी स्याह आंखें हैरत से फैल गईं, ऐसे जैसे उसने बहुत कुछ गलत सुन लिया हो। और ऐसा ही था। जाज़ब कमाल और शरीफ व नफीस छोड़ो, रहने दो। जी सर, ऐसी शराफत से अल्लाह बचाए। वो दो बोलती अंदर की तरफ बढ़ गई जबकि उसकी लब मुस्कुराहट में ढले और वो आंखें चमक उठीं। वो वहाँ से हटकर बाहर चला गया था। गाड़ी के साथ टेक लगाए उसकी नज़रें उस रास्ते पर टिकी हुई थी जहाँ से उस लड़की ने आना था। जाज़ब कमाल उसने जब भी किसी का इंतज़ार किया है तो किसी ने हमेशा यमन वहीद ही होती थी। यहाँ वो किसी का इंतज़ार ना करने वाला खुदगर्ज शख्स उस लड़की का इंतज़ार कर रहा था जो उसकी बीवी थी, गुमनाम बीवी। नज़रें घुमाते उसने उस नज़र सामने गई जहाँ वो ब्लैक कपड़ों में आ रही थी, ऊपर रेड लॉन्ग कोट पहने। वो उसे बस देखता रहा और उसे हमेशा चारों शाने चत कर देती थी। रेड रोज़। उसके लब धीरे से फड़फड़ा उठे, आंखों की पुतलियाँ सुकड़ गईं और वह चेहरे पर अजीब से तासुरात उभरे। सर चले। वो उसके करीब आते फाइल्स हाथ में पकड़ते सेट करते बोली और घूम कर दूसरी साइड पर आकर बैठ गई। वो सर झुकाता ड्राइविंग सीट संभाल चुका था। उसके चेहरे पर एकदम सर तासुरात थे। वह अजीब शख्स था। उसके तासुरात क्रिकेट की मात की तरह थे जो पल में बदल जाते थे। तुम्हारी बहन बच गई क्या? सामने सड़क को देखते उसने संजीदगी से सवाल किया। उसकी तरफ के सवाल पर यमन ने बेसाख्ता उसकी एक नज़र देखा। सख्त जहर लगा था वो शख्स। आपको क्या सर, ये तो आपके काम का वक्त है ना। उसका लहजा तल्ख हो गया था। उसने जैसे तंज़ किया था कि वो कहाँ भूली थी कि इसकी बात पर उसने यूं तन्हा छोड़ दे के जाने वाला। बासिल अहमद तुम्हारे घर क्या कर रहा था? उसका लहजा यकदम ही बर्फ़ की माने ठंडा हो गया और माथे पर 4 बल उभरे और आंखों में सर्द तासुरात उभरे। उसकी बात पर यमन वहीद का सांख हलक में अटका था। उसने आहिस्तगी से गर्दन मोड़ते जाज़ब कमाल को देखा। मुझ पर नज़र रख रहे हो तुम? कोशिश के बावजूद भी उसका लहजा लड़खड़ा कर जब उस शख्स ने बहुत बुरे तरीके से मोड़ काटा था। उसका कंधा बुरी तरह खिड़की में लगा। आया या नहीं? उसने ख़तरनाक अंदाज और संजीदगी से सवाल पूछा। नज़र एक बार फिर यमन वहीद पर डाली।
लेकिन उसने चेहरे के तासुरात वो समझ से परे थे। उसका चेहरा एकदम ही सपाट हो गया था। तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं। उसके लफ्ज़ लड़खड़ा उठे, लहजा अटल था। दिल की धड़कनें मदम हो गईं। उसे खौफ महसूस होने लगा। उसने लेना देना, उसने सारे वाक़या में पहली बार गर्दन मोड़कर उसे देखा था। यमन का लगा कि जैसे उसकी रूह उसके जिस्म से आज़ाद हो गई हो। गुमनाम ही सही, इज़्ज़त हो मेरी, और इज़्ज़त में रत्ती बराबर भी दगाबाजी बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो चीख पड़ा था इतनी शिद्दत से कि वो सांस तक लेना भूल गई थी, जैसे रुक गया हो। सामने से आते ट्रक को देखकर वो बुरी तरह सहम गई, जबकि वो डीठ बना गाड़ी सीधी ट्रक की तरफ ले जा रहा था। यमन की आंखें हैरत और डर से फैल गईं। जाज़ब उसने हिज़ानती होते चीख कर उसे पुकारा, जिसकी गर्दन की नसें उभरी हुई थीं। उसने ट्रक के पास आते ही यकदम स्टैंड घुमाया था तो यमन वहीद का अटका हुआ सांस बहाल हुआ। वो बस कई पल हैरत से मुंह खोले गर्दन झुकाए बैठी रही। खौफ उसके अंदर तक फैल गया था। तुम पागल हो गए हो, वो चीख पड़ी थी। उसे समझ नहीं आई थी कि वो शख्स आके चाहता क्या है। उसकी बात पर उसने एक तहज़ा नज़र यमन पर डाली और फिर वापस सड़क पर। पागल, उसने लबों पर ज़ुबान फेरी और उसकी तरफ यकदम गर्दन मोड़ी। वो डर के पीछे सीट के साथ लगी। बचपन से ही पागल हूँ मैं, साला कमीना। ये कौन है, आज की बात है क्या? बरसों लगे हैं पागल होने में। जो करना है करो, लेकिन ये याद रखना, अगर मैं कुछ करने पर आया तो तुम्हारा अगला सांस तुम पर हराम कर दूंगा। उसने दरख्ती से कहा, एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर अदा किया। वो वापस सीधा हुआ और खामोशी से ड्राइविंग करने लगा। वो अभी भी सीट के साथ चिपकी हुई थी। यूँ महसूस हुआ जैसे कुछ भी ना हुआ हो, सब नॉर्मल था, हत्ता कि उस शख्स के चेहरे में के तासुरात भी। मेरी नज़रें इतनी सस्ती नहीं है कि तुम पर रखूं। ज़रा एहतियात से यमन बीबी, सोसाइटी में रहती हो तुम, और अगर किसी ने एक भी तुम पर तुम्हारे किरदार पर उंगली उठाई तो ये याद रखना कि तुम्हें बचाने नहीं आऊँगा मैं। स्टीयरिंग पर गिरफ्त सख्त करते उसने लहजे में छुपा पर सर्दपन भी ख़त्म हो गया। अब उसके लहजे में सख्ती थी, जैसे लफ्ज़ों के ज़रिए वो बयान कर रहा हो। यमन ने बेसाख्ता गर्दन उठाए उसके चेहरे को देखा। वो कैसा मुहाफ़िज़ था। वो उसके हक़ में बोलने तक नहीं आएगा, उसे बचाने नहीं आएगा, उसके किरदार पर उंगलियों का जवाब देने नहीं आएगा। हा, ये गुमनाम रिश्ता। यमन वहीद की आंखों में पानी की रेत चढ़ी, सांस सीने में बुझ गया। गुमनाम रिश्ते तकलीफ़ देते हैं, और बेहद तकलीफ़। जिन रिश्तों का दुनिया की नज़रों में कोई नाम नहीं होता, वह रिश्ते बस किरदार पर वार करते हैं और किरदारों को तार तार करते हैं। उसके दिल में एक कसक सी उठी। वो आंसू पी गई। उसकी शर्त रखी थी कि उस लड़की ने मान ली थी अपनी मर्ज़ी से, तो बात तमाम हुई। मजबूरियाँ इंसान को खा जाती हैं, और ख़ास रिश्तों की मजबूरियाँ वो इंसान को ना सिर्फ खा जाती हैं, बल्कि वो इंसान को खा जाने के बाद उसे ज़िंदा रहने पर भी मजबूर करती हैं। और फिर एक और खोखला इंसान कैसे जीता है, ये ना काबिल वज़ाहत है। वो गाड़ी एयरपोर्ट की तरफ ले जा रहा था। उन्हें कराची पहुंचना था। एयरपोर्ट पर बाकी स्टाफ मौजूद था। वो खुद से पिक करने आया था। अजीब तमाशा था। वो शख्स दर्द देता था इंतहा का, और फिर अनजान बन जाता था, यूं जैसे दिए गए दर्द की दाल से भी वास्ता ना पड़ा हो। एयरपोर्ट पहुंचते ही तेज़ी से गाड़ी से बाहर निकली कि उसे घुटन महसूस हो रही थी, गाड़ी में या उस शख्स के हिसार में। वो एयरपोर्ट के अंदर की जानिब बढ़ी। जब वहाँ खड़े बाकी को लीग को देखा, वो एक नज़र उन की तरफ देखते वापस कदम उठाने लगी। वो लोग उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे, ऐसी नज़रें जैसे किरदार पर चुभती हों। उफ़ उफ़ उफ़, हद हो गई अब तो। उस दिन ऑफिस वाली लड़की ने दूसरी की तरफ देखते बेहद बेजारियत से ज़रा ऊंची आवाज़ में यमन को एक नज़र देखते कहा, क्या करे, कुछ लोग बेशर्म होते हैं, खुले आम ही सब कुछ करते हैं और वो मासूम बन जाते हैं आते ही शुरू में बस। दूसरी लड़की ने भी उसे फ़ौरन हामी भरी थी, और वो बस ये थी दुनिया और किरदार। वो भी तो तार तार हो गया था ना। वो लब सख्ती से बीच गई। उसने अपनी मर्ज़ी दी थी, अपनी बहन की खातिर कुर्बानी दी थी, और जब कुर्बानी दे दी जाए तो बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, बहुत सी जगहों पर खामोश रहना पड़ता है, ताकि तब भी जब आपको चीख चीख कर बोलने का दिल करे। वो आगे बढ़ गई। जब उस लड़की ने जाज़ब कमाल को आते देखकर खामोशी इख्तियार की। दुनिया आपसे तभी डरती है जब आपके पास वो ताकत हो जिससे दुनिया खौफ खाए, और आज कल वो ताकत रुतबा, दौलत, शोहरत, पैसा। फ़्लाइट में भी वो लड़कियों के साथ बैठी थी, और इसकी तरह तरह की बातों पर वो अब आजिज़ आ गई थी, और उसका दिल किया कि उसकी ज़ुबानों को आग में झोंक दे। वो लोग कराची पहुंच चुके थे। फ़ाइलों को थामे वो इस बड़े से हॉल में पहुंचे, जहां उसके कदम रखते ही वहां कई कैमरामैन ने कैमरा
जाज़ब कमाल की तरफ बढ़ाया। वो बड़े क्रॉफर से चल रहा था और यमन वहीद उसके पीछे थी और बाकी स्टाफ उसके पीछे चलते तो रहा था। वो लोग अंदर एंटर हुए जहाँ आउट ऑफ कंट्री के कई क्लाइंट आए थे। कई लोगों को अरेंज कर रहे थे। कुछ मोबाइल के कैमरे ऑन किए खड़े हुए थे। तुम मेरे साथ स्टेज पर चलो, उसने अपने से एक कदम फासले पर चलती यमन वहीद को बहुत आहिस्ता आवाज़ में कहा। उसने अपने आप को ली की तरफ देखते और मज़ीद उसके मुंह नहीं खुलवाना चाहती थी। वो बेजार हो गई। वो स्टेज पर जाकर बाकी शख्सियात को बैठा, लेकिन वो वहीं खड़ी रही, स्टेज की एक तरफ जहाँ कई दूसरे क्लाइंट के वर्कर भी खड़े थे। उसने हाथ में पकड़ी फ़ाइल को चेक किया। वो बस उसे नज़रअंदाज कर रही थी। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ आने का आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि मोज़रीन। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ आने का आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि मोज़रीन मेहमानों के साथ इन तमाम ताल्लुकात, हमारे मामलात और ताल्लुकात बेहतर होंगे और इनकी कंट्री के लोगों के साथ भी। डाइस के सामने खड़े उस शख्स ने इंग्लिश में सबको बड़े एहतराम से मुखातिब करते एक आध बार गर्दन घुमाकर स्टेज पर बैठे 5 लोगों के साथ साथ सामने कुर्सियों पर बैठे लोगों को भी मुस्कुरा कर देखा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ क्यों जमा हैं। मारूफ बिजनेसमैन जाज़ब कमाल, चेयरमैन ऑफ कमाल ग्रुप इंडस्ट्री, ने बेस्ट बिजनेस राइजिंग अवार्ड इस साल अपने नाम किया है, जो कि फ़ख्र की बात है। इसलिए मैं पिछले साल के बेस्ट बिजनेसमैन मिस्टर मिंग को इनवाइट करता हूँ और वह यंग टैलेंट को प्रेजेंट करें। शुक्रिया। प्लीज़ मिस्टर मिंग। वो शख्स मुस्कुराकर बोला, धीरे से ताली बजाता साइड हुआ। हॉल में यकदम तालियों की गूंज पैदा हुई और यमन वहीद ने उस शख्स को देखा, जबकि मिस्टर मिंग के साथ वो भी कोट को हमेशा की तरह दुरुस्त करता चेयर से उठा और बड़ी शान से बेनियाजी से आगे की जाने बढ़ा। कई कैमरामैन उन दोनों पर फोकस हुए और वो न्यूज़ पर हर तरफ से टेलीकास्ट हो रही थी। हत्ता कि आउट ऑफ कंट्री के क्लाइंट्स के लोग भी वीडियो शूट कर रहे थे। हर तरफ गहमा गहमी छा गई। अचानक अपनी पुश्त पर उंगलियों का लम्स महसूस करते यमन ने पलट कर उसको देखा। उसने तिवरी चढ़ाते उसके गोरे लड़के को देखा, जो यकीनन आउट ऑफ कंट्री से आया था। वो कब से अजीब महसूस कर रही थी, लेकिन नज़रअंदाज किए वो स्टेज की तरफ देखती रही और अब उसकी बस हो गई थी। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? यमन दबी दबी आवाज़ में गुस्से से उसे घूरते बोली, जिस पर उस लड़के ने हौले से मुस्कुराहट उसे गहरी नज़रों से देखा। यू आर रियली ब्यूटीफुल, फुल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। वो उसे देखते एक तरफा मुस्कुराते बोला और वो धीरे से उसकी बाजू पर हाथ फेरता वो सख्ती से लब भींच गई। पहले ही लोगों की नज़रों पर उसकी बस हुई पड़ी थी और अब तो बस उसका सब्र तमाम हुआ था। शट अप, वो कदरे ऊंची आवाज़ में बोली। उसकी आंखों में गुस्सा था। जब पास खड़ी उसकी कॉलीग ने तंजिया उसे देखा। चीख क्यों रही हो? यहाँ बॉस के ऑफिस में भी तो तुम यही सब करती हो ना? चिपक कर करेक्टरलेस, वो लड़की तंज से बोली थी। उसकी बात पर वो जैसे सदमे में चली गई। वो बस साकित हुई थी जब उस लड़के ने उसे स्टिल देखकर उसकी कमर को धीरे से छुआ और वह बेसाख्ता वो जैसे होश में आ गई। चटाक उसने बगैर को कवरेज की परवाह किए एक जनाटेदार थप्पड़ उस शख्स के मुंह पर मारा और उसका सांस गहरा जैसे रुक जाएगा। हर कोई उस तरफ मतवज्जा हुआ। जाज़ब कमाल के हाथ में अवार्ड था। उसने अचनबे से उसकी तरफ देखा। कैमरामैन ने कैमरे का रुख यमन वहीद और लड़के की तरफ मोड़ लिया। मैं पिछले 2 दिन से तुम्हारी बकवास सुन रही हूँ। मेरे किरदार पर उंगली उठाने वाली हो, पहले अपने गिरबान में जान कर तो देख लो, ये बेहतर है। उसने लड़की की तरफ देखते भी कहर आलूद लहजे में कहा। लड़की का चेहरा एहानियत से सुर्ख हुआ था। उसने दांत कचकाते यमन को देखा। सो व्हाट, गलत किया है क्या हमने? नहीं जाती तुम बेवक्त बॉस के ऑफिस में? हाँ, अब किसी के हाथ लगाने पर पारसा बन रही हो। वो लड़की भी अपनी बेइज्जती पर भड़क उठी थी। उसके साथ दूसरी लड़की भी शामिल हुई, जिसने यमन को गुस्से से देखते धक्का दिया। वो पीछे को लड़खड़ा कर गिरी। उसकी आंखों में ना चाहते हुए भी आंसू आ गए। वो शख्स स्टेज से नीचे आया था, कैमरा में यमन की तरफ बढ़े। क्या ये लोग ठीक बोल रहे हैं? आपके कमाल इंडस्ट्री के चेयरमैन के साथ ताल्लुकात हैं मिस?
मिस बताएं, क्या ये सच बोल रहे हैं? क्या आप ऑफिस में इस वजह से काम कर रही हैं? वो लोग सवाल पर सवाल कर रहे थे और वह डर गई थी। उसने भीगी नम आंखें उठाकर हैरत से उन लोगों को देखा और फिर कुछ कदमों के फासले पर खड़े उस शख्स को। क्या तुम्हारे किरदार पर उंगली उठी तो मैं तुम्हें बचाने नहीं आऊँगा? कुछ देर पहले का बोला गया उस शख्स का जुमला किसी हथौड़े की मानद उस लड़की के कानों पर बरस रहा था। आंसू टूटकर ज़मीन पर गिर गया। अज़ियत हद से ज़्यादा थी, जबकि कुछ फासले पर खड़े उस शख्स का चेहरा बुरी तरह सुर्ख हो रहा था। वो कवरेज ना सिर्फ यहाँ बल्कि आउट ऑफ कंट्री भी दिखाई जाने वाली थी और उसकी गुमनाम इज़्ज़त पूरी दुनिया में उछाली जाएगी। अवार्ड पर उसकी गिरफ्त सख्त तर होती गई। गर्दन की नस यूं उभरी जैसे फट जाएगी। सांस गुस्से की शिद्दत से गहरा हुआ। उसकी बारी कदम उस लड़के की जानिब बढ़े। यू ब्लडी हेल, वो दाड़ा था। उसने सबसे पहले उस लड़के के चेहरे पर पंच किया, उस इतनी शिद्दत से मारा कि उसकी नाक से बेसाख्ता खून की लकीर खारिज हुई और वो लड़खड़ा गया। व्हाट द हेल इज़ हैपनिंग हेयर? वो शख्स जिसने इस अवार्ड को प्रेजेंट किया था, वो जाज़ब तक आते उस लड़के से दूर करते अवार्ड उसके हाथ से ले गया। वो जिसके लिए उसने कड़ी मेहनत की थी, वो झट से उससे दूर हो गया था, ऐसे जैसे मंजिल पर पहुंचते आखिरी कदम पर मुसाफिर गिर रहा हो। वो हार तकलीफ़ दे होती है। अगर आपका ये रवैया है तो आप इस अवार्ड के काबिल नहीं हैं मिस कमाल। ये सब लाइव है। वो शख्स सख्ती से बोला था। जासब ने पलट कर कहर बरसाती नज़रों से उसे देखा और फिर वहाँ खड़े एक एक फ़र्द को उसने दूसरी पिन शिद्दत से उस लड़के के मुंह पर फिर से मारा और उसकी नाक की हड्डी टूट गई और वो ज़मीन पर गिर गया। सब लोग दो कदम पीछे हुए। कैमरा अब पूरी तरह उसकी तरफ था। वो मेरी बीवी है, सुना तुमने? वो मेरी बीवी है, जासब कमाल की बीवी। वो मेरी इज़्ज़त है। वो इस शख्स को धक्का देते पागल होते जा रहा था और इसके कदम बेसाख्ता यमन वहीद की तरफ उठे। उसने एक करीब जाते उसके रोते वजूद की परवाह किए बगैर उसका हाथ मजबूती से जकड़ा। यमन वही कमाल है ये, और इसकी तरफ उठने वाली एक भी उंगली सलामत नहीं छोड़ूंगा मैं वो उंगलियां हाथों की जुदा कर दूंगा जो इसकी तरफ उठेंगी। उसने एक एक लफ्ज़ बुलंद आवाज़ में धाड़ते हुए कहा और इसकी गर्दन की नसें वैसी वाज़िया हुई थी। वो पागल होने के था। वो शख्स पागल होने को था। वहाँ हर कोई हैरत से उसके बिगड़े तेवरों को देख रहा था। उस पर कैमरा फोकस कर रहा था। मैं जूते की नोक पर रखता हूँ ऐसी दुनिया की जो मेरी बीवी की इज़्ज़त, उसके किरदार पर सवाल उठाए। ऐसी दुनिया को ठोकर मारता हूँ जाज़ब कमाल। वो चीख पड़ा। वहाँ हर कोई उसके इस हद तक पागल होने को देख रहा था। उससे दूर हो गया। उसके हाथ शदीद गुस्से की वजह से कांप उठे थे। कनपट्टियाँ सुलग रही थीं। तुम हमेशा गुमनाम रहोगी, एक जुमले की गूंज उस लड़की के कानों में पैदा हुई। उसने धीरे से गर्दन झुकाते अपने हाथ को देखा जो उसके हाथ में मजबूती से जकड़ा हुआ था, और फिर गर्दन घुमाते उसके गुस्से से तने चेहरे को आंसू आंख से निकलकर गाल से फिसल गया। वो कैसा शख्स था? वो अपने ही जुमले से पलट गया था। ऐसे हज़ारों सो कॉल्ड अवार्ड मेरे जूते की नोक पर हैं जो मेरी बीवी की इज़्ज़त के अवज़ मुझे मिले। उसने कैमरा की तरफ सख्त सर्द नज़रों से उसे देखा। उसकी आंखों में वहशत सी थी और लहजा जैसे अंगार सा था। वो आंखों से ही सबको जला देने और राख कर देना चाहता था। उसने गिरफ्त उसके हाथ पर सख्त तर की। यमन वहीद नहीं है, वो यमन जाज़ब कमाल है। वो जाज़ब कमाल की शरीक हयात है और कानूनी बीवी है। उसने कैमरा की तरफ देखते तमाम लोगों पर कहर भरी नज़रें डाली। यमन जाज़ब कमाल बस उसे देखती रही और वो खामोश वहीं साकत हो गई। वो बस उस शख्स को देखती रही साकत नज़रों से। दिल जैसे धड़कना भूल गया हो, जैसे खामोश हो गया हो। मैं ठोकर मारता हूँ ऐसे अवार्ड को जिसको थामने के लिए मुझे मेरी बीवी का हाथ छोड़ना पड़े। वो बीवी है मेरी और इसकी तरफ उठने वाले हाथ बाखुदा काट कर फेंक दूंगा। ऐसा जल्लाद हूँ मैं उसके मामले में, और उसे नुकसान पहुँचाने वालों के लिए मौत, एक इबरतनाक मौत। वो गुर्राया था। उसने एक तेज़ जला देने वाली नज़र उन दो लड़कियों पर डाली। उसने सख्त गुस्सा आया था, खुद पर भी, और क्यों इल्म ना हुआ कि वो लड़कियां उसे ऐसे बोल रही हैं। यमन जाज़ब कमाल जो जाज़ब कमाल है, और अगर किसी ने भी इसकी पाकीज़ा किरदार पर उंगली उठाई, मुझे इसकी कब्र पर फातिहा पढ़ने में देर नहीं लगेगी। पारसा बन नहीं रही हो, वो पारसा है अज़ल से अबद तक। वो पाकीज़ा है।
उसने वापस कहर भरी नज़र उन दो लड़कियों पर डाली जो खौफ से उसे देख रही थीं, जबकि यमन ने बेसाख्ता गर्दन घुमाकर उस शख्स को देखा जिसे सब थम सा गया था। आँख में उतरा आंसू भी। तुम जैसी लड़कियां ऐसी जगहों पर ही पाई जाती हैं। हा। वो जुमला जो उसने 4 साल पहले बोले थे, वो कुछ अल्फाज जो उस शख्स ने आज बुरी महफिल में बोले थे, दोनों में कितना फ़र्क था। उसकी ज़ात की नफ़ी करने वाला वो मर्द आज उसकी ज़ात पर उंगली उठते कैसे उन हाथों को काट देने की बात कर रहा था। वो बस यूं ही बेहसो हरकत खड़ी रही और अपने हक़ में बोलता देखती रही। जिसने उसकी ज़ात को तंग किया, जाज़ब कमाल इस पर दुनिया तंग कर देगा। उसने फूलती नसों के खातिर में लाए बगैर तंदो तेज़ लहजे में उंगली उठाते शोले बने आग जलाते जुमले अदा किए और इस लड़की का दिल जैसे वहीं थम गया था। उसके लफ्ज़ों पर उसका दिल थम गया। ये गुमनाम रिश्ता होगा और मैं दुनिया के सामने तुम्हें कभी अपनी बीवी कबूल नहीं करूँगा। वह लफ्ज़ उसके कानों में बाज़ गश्त करने लगे और उस शख्स ने कहा था कि वह दुनिया के सामने उसे कभी कबूल नहीं करेगा। वो तो अब सिर्फ चंद लोगों के सामने ही नहीं, पूरी दुनिया के सामने चीख चीख कर बता रहा था कि वो उसकी बीवी है। वो लड़की यमन वहीद उसकी बीवी है। वो पूरी दुनिया को लाइव बता रहा था। वो लड़की आखिर उसकी क्या लगती थी। उस 2 टके के अवार्ड से मुझे कोई सरोकार नहीं है और अगर इसके बदले मुझे मेरी बीवी की इज़्ज़त पर सौदा करना पड़े, ऐसे लाखों नुकसान में हंस कर झेल लूँ, लेकिन अपनी बीवी की ज़ात पर समझौता नहीं करूँगा, मुमकिन नहीं। उसने इस्तेहज़ा लहजे में अपनाया था और एक नज़र यमन वहीद को देखा। उसके धीरे से हाथ उसकी नाजुक हाथ की गिरफ्त से निकलते उसके कंधे पर रखे। सुन लिया, मेरी बीवी है, अब कोई बकवास करके दिखाए, मैं गाड़ कर ना रख दूँ ज़मीन में और शोहर मत मानना मुझे इसका। उसने सख्त और वहशत ज़दा लहजे में कहते उन सब को खूनखार नज़रों से घूरा। वो सब लोग खामोश हो गए थे। वो लड़के की हालत देख चुके थे, जिसकी नाक टूट चुकी थी। उसकी पंच से शायद वो उसे मार देता अगर वो आदमी दरमियान में ना आता। उसकी तरफ उठी गलीज़ नज़रों को नोच कर फेंक दूंगा मैं। वो मेरी है, जाज़ब कमाल की मलकियत, और अपनी मलकियत के लिए मैं इस हद तक पागल शख्स हूँ कि खुद को भी तहस नहस कर दूँ। वो सर्द लहजे में जबड़े बींचे दरख्ती से लफ्ज़ों पर दबाव दिए गुराया। उसकी आंखों में अनदेखी आग थी, ऐसा आतिशफ़शां कि जिसमें सब जुलस कर दफन हो जाए। ऐसी दुनिया की कोई अहमियत नहीं मेरी नज़र में जो मेरी बीवी को अहमियत ना दे सके, नज़र तक डालना गवारा ना करूं। ऐसी दुनिया पर जो मेरी नज़रों के सामने सुकून को बर्बाद करने की कोशिश करे। वो शोला ज्वाला बना हुआ था। उसने वापस उसका हाथ पकड़ा और गिरफ्त उसके हाथ पर मज़ीद सख्त की और यमन वहीद के कानों में उसके अल्फाज यूं गूंजे जैसे आबे हयात हो। वो बस उसे देख रही थी, उसे खुद के लिए लड़ता देखकर। मैं तुम्हें बचाने की नहीं आऊँगा, सब धरा का धरा रह गया। उसने कहा था कि वो नहीं आएगा, लेकिन उसने खुद को खुद जुटलाया। वो उसकी इज़्ज़त सबके सामने तार तार होते से बचाने आ गया। वो मुहाफ़िज़ था और उसने तहफ़्फ़ुज़ दिया। अपनी बीवी पर वार कर फेंक दूँ मैं ये दुनिया के अवार्ड, इसका सदका समझ ले। ऐसी जीत को जूते की नोक पर और ना रखे जाज़ब कमाल जिसमें मेरी बीवी की हार हो। उसने प्रेस की तरफ देखते इस्तेहज़ा लहजे में कहा और यमन वहीद का हाथ जकड़ा। इस लड़की ने अपने हाथ के बाद फिर उस शख्स को देखा जो बेड को चीरता उसे अपने साथ लेकर जा रहा था। लोग उसकी वीडियो शूट कर रहे थे। तुम गुमनाम बीवी हो, दुनिया के सामने बदनाम। उसके कई दिन पहले ही लफ्ज़ों की बाज़ गश्त पर उस लड़की ने बेदहानी में उस शख्स की पुश्त को देखा। वो फिर अपने हाथ को देखा। यमन जाज़ब कमाल, ये जाज़ब कमाल की बीवी। उसके लब फड़फड़ाते न जाने क्यों दिल के किसी तह खाने में एक सुकून सा उतर गया था, जैसे ख़ज़ां में बहार आई हो। पूरी दुनिया जान चुकी थी कि जाज़ब कमाल की बीवी के बारे में, और वो जो उसे गुमनाम बोल रहा था अब पूरी दुनिया के सामने उसे अपनी बीवी बोल रहा था। दुनिया के साथ साथ उसने अपनी बीवी को भी हैरान कर दिया था। वो हाल से बाहर निकल कर उसने सीधा उसे गाड़ी में फेंका। ठाकुर ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा। वो दौड़ ज़ोर से बंद किया और वो अपने हाथ पर उसकी गिरफ्त को अब भी महसूस कर रही थी। एक अनदेखा सा एहसास पूरे वजूद में फैल गया था, शायद इज़्ज़त भरा एहसास। ये मत समझना पूरी दुनिया के सामने बोल चुका हूँ तो तुम्हें अपनी बीवी कबूल कर लूँगा। उसने गाड़ी स्टार्ट करते सख्त लहजे में कहा और एक तंज नज़र यमन वहीद पर डाली जो उसे बस तक देख रही थी।
मर्द जब एक बंद कमरे में औरत को इज़्ज़त दे और बाहर बेइज़्ज़त करे तो वो बंद कमरे में दी गई इज़्ज़त औरत के नज़दीक मायने नहीं रखती। और अगर मर्द दुनिया के सामने आपको मोतबर करे और इज़्ज़त दे, साथ दे और एक बंद कमरे में आपसे इख्तिलाफ़ रखे तो आपको इज़्ज़त ना भी हो तो औरत मर्द की दुनिया के सामने दी गई इज़्ज़त को ताहयात याद रखती है। वो याद रखती है कि वो दुनिया की उड़ती उँगलियों को बोलती नज़रों से ख़िलाफ़ आपके सामने ढाल बन गया था और खड़ा हुआ था और उसने अपना साया आपको फराहम किया। उसने गाड़ी सड़क पर डालते वहाँ पर मौजूद अपने फ्लैट की जानिब मोड़ ली थी, जबकि वो बस खामोशी से सीट के पुश से टेक लगा गई और उसने कुछ भी नहीं बोला था। क्या बोलने को छोड़ा था उस शख्स ने? अगर वो खुद को घटिया बोलता है तो उसका घटिया अंदाज़ ये था कि बाखुदा यमन वहीद को उसका ये अंदाज़ पसंद था। वो पूरी दुनिया के सामने अपने पराई लोगों के सामने इकरार करके आया था। वो क्या बोलती अब? उसने बेनाम से यूँ नाम लिया था। वो बस हैरान हो गई थी। किसी को ना बताने वाला वो रिश्ता आज दुनिया भर को पता था। इंसान जानता था कि आज बाहर रख के बड़े-बड़े बिज़नेसमैन और ये सोसाइटी हर कोई जानता था कि वो गुमनाम नहीं है। अब उसकी इज़्ज़त है, वो उसकी बीवी है। वो यमन वहीद के मामले में जाज़िब कमाल जल्लाद है, पागल सरकश। कुछ था उस शख्स में जैसे वो छुपा रहा था, वो वैसा नहीं था जैसा ज़ाहिर कर रहा था। जाज़िब कमाल बड़ा गहरा राज़ है। वो अनापरस्त था, उसकी बातों में इकरार भी था, उसे चुभते हुए लहजे में छुपा प्यार भी था। वो मुझे लिखता था मुंतज़र रहा हूँ, लेकिन उसकी तहरीर में सदियों का इंतज़ार भी था। वो कहता था ना रूठो कि मनाना नहीं आता मेरी नाराज़गी पर, लेकिन वो बेकरार भी था। मैं शायद फिर न लिखता उसको अपनी खबर, मोहब्बत का भरम रखता, कुछ दिल बेकरार भी था। शायद यही उसका अंदाज़े मोहब्बत हो। वो मेरा हमदम था, सितमगर भी था। और यहाँ पर हमारी किस्त का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किस्त के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।